हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार और डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का एक और एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ आज। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर प्रेडके और ऑप्शन डी अभिजीत गुप्ता और ऑप्शन ई वपुल्ला प्रणीत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ई है वपुल्ला प्रणीत, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका तेलंगाना के वपुल्ला प्रणीत भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर मतलब 82वें ग्रैंड मास्टर बने। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। राज्य से छठे और भारत के 82वें स्थान पर रहे। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम के दौरान अमेरिका के जीएम हंस नीमन को हराकर यह मुकाम हासिल किया। प्रणीत ने मार्च 2022 में पहले शनिवार टूर्नामेंट में अपना पहला जीएम मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम का खिताब प्राप्त किया। उन्होंने जुलाई 2022 में बील एमटीओ में अपना दूसरा जीएम मानदंड भी हासिल किया। इसके बाद 9 महीने बाद दूसरे चेसबल सनवे और फिर मेनेरा ओपन 2023 में अपना अंतिम जीएम मानदंड हासिल किया। ये कुछ आपके रिसेंट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया के कुछ खिताब हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिसमें कि हमारा जो 82वां है वो वपुल्ला प्रणीत तेलंगाना से, और 81 जो था वो आपका सत्यनाथन दास वेस्ट बंगाल से, और 80वां विग्नेश एनआर तमिलनाडु से, और 79 प्रणेश एम तमिलनाडु से, 78 कौस्तव चटर्जी, 77 आदित्य मित्तल, ऑप्शन 76 प्रणब आनंद कर्नाटका, 75 वी प्रणव तमिलनाडु, 74 राहुल श्रीवास्तव पी तेलंगाना, और 73 भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु, 72 मित्रभा गुहा वेस्ट बंगाल। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन, नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन ई अमित शाह। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ई है, जैसा कि आप अपने राइट साइड दिए हुए फ़ोटो में भी देख पा रहे हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ई है अमित शाह, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अमित शाह ने नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं और विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के पदाधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं
की समझ को पैदा करना है। और इसमें जो विधायी प्रारूपण है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह कानून और संबंधित लिखित सामग्री बनाने की प्रक्रिया है और इसमें विधायिका द्वारा अनियमित कानूनों का निर्माण और संरचना शामिल है। इसका लक्ष्य ऐसे कानून बनाना है जो स्पष्ट, सुसंगत और आम जनता के लिए सुलभ हों। विधायी प्रारूपण का उद्देश्य ऐसे कानूनों का विकास करना है जो अभिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। अब जानते हैं, अब जानिए थोड़ा सा अमित शाह के द्वारा जो भी उद्घाटन किए गए हैं उनके बारे में। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद में 154 करोड़ की विकास परियोजना का आभासी उद्घाटन किया है। अमित शाह ने बेंगलुरु कर्नाटक में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कर्नाटक में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 3, सुमित मुखर्जी ने ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। बीफेम चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान और ऑप्शन ई ईरान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है पाकिस्तान, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, यही है आपके सुमित मुखर्जी जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो कोलकाता के सुमित मुखर्जी ने पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित भारतीय दल में एकमात्र रेलवे कर्मचारी थे जिसमें 24 सदस्य थे। भारतीय टीम ने उन खेलों में भाग लिया जिन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात ओपन, महिला, मिश्रित और वरिष्ठ। सुमित मुखर्जी ने ओपन कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रत्येक श्रेणी के तहत खेलने वाली टीमों में 6 खिलाड़ी थे। सुमित ने 1 स्वर्ण पदक और भारतीय टीम ने 4 श्रेणियों में 4 स्वर्ण पदक जीते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, मतलब किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकीकृत करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन ई पंजाब। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकीकृत करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार जुलाई 2030 से हिम परिवार परियोजना शुरू करेगी, जो लोगों को एक विशेष डिजिटल पहचान देगी। हिम परियोजना से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। यह हिम प्लस के माध्यम से राज्य की लाभ वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा, जो लक्षित आबादी को लाभ वितरण के लिए डिजिटल पहचान को जोड़ने में हिम परिवार की क्षमता का समर्थन और वृद्धि करेगा। अब थोड़ा सा हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी है शिमला, धर्मशाला, और उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और
हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, और जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए सभी डैश के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या UID होना अनिवार्य करते हुए एक नया प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अस्पतालों के लिए, ऑप्शन बी मेडिकल स्टोर्स के लिए, ऑप्शन सी नर्सेस के लिए, ऑप्शन डी डॉक्टरों के लिए, और ऑप्शन ई मरीजों के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है डॉक्टर्स, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए सभी डॉक्टरों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या UID रखना अनिवार्य कर दिया है। एक नियम के अनुसार NMC एथिक्स बोर्ड द्वारा UID को केंद्रीय रूप से तैयार किया जाएगा और इस तरह व्यवसायी को NMR में पंजीकृत और भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की पात्रता प्रदान की जाएगी। देश में सभी पंजीकृत चिकित्सकों और डॉक्टरों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर होगा। इसे NMC के तहत नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड EMRB के द्वारा बनाया जाएगा। रजिस्टर में सभी राज्य रजिस्टरों में पंजीकृत चिकित्सकों की सभी प्रविष्टियां होंगी। इसे विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा बनाए रखा जाएगा, जिसमें डॉक्टरों के बारे में सभी विस्तृत प्रासंगिक जानकारी होगी। यह अनूठा लाइसेंस एक पंजीकृत चिकित्सक को जारी किया जाएगा और हर 5 साल के लिए यह वैध होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी सोफिया बुल्गारिया, और ऑप्शन डी ब्रसेल्स बेल्जियम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ई है ब्रसेल्स बेल्जियम, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली मंत्री स्तरीय बैठक ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई थी। उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने EAMS जयशंकर और MOS इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राजीव चंद्रशेखर के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। यूरोपीय संघ के पक्ष की सह अध्यक्षता कार्यकारी उपाध्यक्षों EVP डेब्रोस्की और वेस्टेगर द्वारा की जाती है। पहली मंत्री स्तरीय बैठक तीनों कार्य समूहों के तहत सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करेगी और आने वाले वर्ष में अगली मंत्री स्तरीय बैठक से पहले वांछित परिणाम प्राप्त करने की दिशा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें द्विवार्षिक शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी अहमदाबाद, ऑप्शन ई मुंबई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है गांधीनगर, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें द्विवार्षिक शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को विचारों का आदान प्रदान करने, अनुभव साझा करने और प्राथमिक शिक्षा में सामूहिक रूप से चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। सम्मेलन ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के कल्याण और अधिकारों को संबोधित किया, जिसमें वेतन संरचना, नौकरी की सुरक्षा, काम करने की स्थिति और पेशेवर मान्यता जैसे मुद्दे शामिल थे। सम्मेलन मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धति, कक्षा प्रबंधन और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का कल्याण शामिल था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस गर्व से स्वीकार करते हैं कि भारतीय शिक्षकों ने बचपन से ही उनके जीवन के हर चरण में भूमिका निभाई है। अब कुछ हमने पीएम के जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो पीएम मोदी ने गुजरात में 4400 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 5800 करोड़ रुपए से अधिक की वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने असम के कार्बी अंगलोक जिले में दीफू में 100 वॉट की क्षमता के 91 FM ट्रांसमीटर लॉन्च किए। पीएम मोदी ने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी, ठीक है। तो ये थे हमारे पीएम मोदी के जो अभी रिसेंट न्यूज़ चल रही है उसके बारे में कुछ डिटेल्स। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस देश में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी USA, ऑप्शन ई दक्षिण कोरिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है जापान, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यह बैठक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटल स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य नवाचार की प्राथमिकताओं, कार्यान्वयन और उपयोग पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के आउटरीच 4 देशों को आमंत्रित किया गया था। G7 स्वास्थ्य मंत्री संक्रामक रोगों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, टीका विकास, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे विभिन्न दबाव वाले स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 16 मई, ऑप्शन ई 17 मई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है यानी कि आज का दिन 16 मई, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सोलह मई शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शांति में एक साथ रहने का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देना। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में विविध समुदायों के बीच समावेश, सहिष्णुता, एकजुटता और शांति को बढ़ावा देने के लिए 16 मई को शांति में एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करके अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र के सशक्त विकास लक्ष्यों SDGs विशेष रूप से लक्ष्य 16 के साथ जुड़ा हुआ है, जो सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना बाटम इंडोनेशिया में कौन सा अभ्यास कर रही हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हैंड इन हैंड, ऑप्शन बी अजेय वॉरियर, ऑप्शन सी एक्स कवच, ऑप्शन डी लॉक्ड शील्ड और ऑप्शन ई समुद्र शक्ति। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ई है समुद्र शक्ति वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 तारीख को शुरू हुआ था। इंडोनेशिया 14 से 19 मई 2023 से बाटम इंडोनेशिया में भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेगा। अभ्यास में INS कवारत्ती, डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं। एक भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इंडोनेशिया नौसेना का प्रतिनिधित्व KRI सुल्तान इस्कंदर मुद्दा CN-235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और AS-565 पैंथर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है। समुद्र शक्ति 2023 दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर सक्रियता और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। और हाल में हो रहे जो भी हमारे अभ्यास हो रहे हैं नौसेना के द्वारा, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो भारत और आसियान के बीच पहला समुद्री अभ्यास चागी नौसेना बेस सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर। भारत और UK के बीच 7वां अजेय वॉरियर 2023 सेलिसबरी प्लेन्स UK। टालिन एस्टोनिया में नाटो द्वारा आयोजित लॉक शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास 2023। भारतीय वायुसेना और हेलेनिक वायुसेना ग्रीस के बीच पूर्व INOCHOS 23 एंड्राविडा एयरबेस ग्रीस। सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल अंडमान और निकोबार कमान के बीच पूर्व कवच। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोप इंडिया अभ्यास कलाईकुंडा एयरबेस पश्चिम बंगाल। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको कल फिर से मिलूँगा इसी टाइम पर सेम सेगमेंट के साथ, हमारे डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK के एक और नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू ऑल।